बुरखे की बात आप कर रहे हैं। कौन इशू बना? ये तो देवेंद्र फडणवीस बनाए। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं, पिछले 2 साल से कह रहा हूं कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है, मेरा ख्वाब है कि एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली लड़की होनी चाहिए। इसमें अगर कोई तकलीफ, किसी के पेट में दर्द हो रही है, तो भाई आप तो पाकिस्तान की जबान में बात कर रहे हैं। कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव में आपके 100 से ज्यादा कार्यकर्ता जो है नगर सेवक के रूप में चुनकर आए। क्या आपको लग रहा है कि जो राजनीति इससे पहले होती रही है महाराष्ट्र में, उसके दिन लग गए? नहीं, 125 तो इस बार जीते हैं। 1 महीना पहले जो म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ था उसमें करीब 85 हमारे जीते हैं। तो अब म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आप देखेंगे तो करीब 200 के ऊपर हमारे कॉरपोरेटर जीत चुके हैं, अल्लाह के करम से, और हमारे जनता का शुक्रिया जिन्होंने हम पे एतमाद किया। और तो राजनीति के ताल्लुक से जो आपका पर्टिकुलर सवाल है, देखिए, अगर आप आवाम का दिल जीतते हैं तो वही कामयाब आपकी राजनीति है, और अगर आप नहीं जीत पा रहे हैं तो फिर जाहिर है आप उस पार्टी में या जो भी नहीं जीत पाए तो उसमें कोई कमजोरी होगी। मगर हमारा जो पार्टी का काम करने का तरीका रहा, हम लोग बरसों से काम कर रहे हैं, और क्रेडिट यकीनन देना पड़ेगा जनाब इम्तियाज जलील साहब को, यूसुफ पुंजानी साहब को, मुफ्ती इस्माइल साहब को, वारिस पठान को, और जितने फिरोज लाला है, इन सबों ने बड़ी मेहनत की और जमीन पर ये लोग रहकर मेहनत किए। बहुत सी जगह पे हमको जहां पर हम समझ रहे थे कामयाबी नहीं मिली, तो जाहिर है उसको भी हम सही करेंगे। तो सियासत में कामयाबी के जानिब से एक शब्द है तुक्का। तो कई लोग कह रहे हैं कि तुक्के से इतनी ज्यादा सीटें आ गई, क्या कहना है? अब मुबारक हो उनको, फिर उनको तुक्का नहीं लगा, फिर उनका हमारा लग गया। बकवास है ये। अगर आप इलेक्शन से पहले से मेहनत करते नहीं आएंगे और फिर अब इलेक्शन कैंपेन जो होता है 10-12 दिन का, उसमें अगर आप सही मेहनत नहीं करेंगे, आप तुक्का बोल रहे हैं, तो मुबारक हो तुमको। अगर आप इलेक्शन को इस तरह से यानी देख रहे हैं तो ये तो तौहीन है उन तमाम वोटर्स की जो निकल कर अपना सुकून छोड़कर, अपनी तकालीफ छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर, तकलीफ उठाकर वोट डालते हैं। तो ये तो उनकी तौहीन कर रहे हैं। तो ये जो भी ये कह रहे हैं, ये इनका अहंकार है, गुरूर है, और ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। सर, महाराष्ट्र की सियासत में जो लोग अपना एक अधिकार समझते रहे हैं, खासतौर से महाराष्ट्र की सियासत में राज ठाकरे, एनसीपी के शरद पवार, इनसे ज्यादा आपकी सीटें आई, इसकी क्या वजह समझ? इसकी वजह जो मैं पहले बताया आपको कि हमारी जो टीम है इम्तियाज जलील साहब के साथ, हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। मैं खुद जाते रहता हूं वहां पर, तो एक कलेक्टिवली हमारी मेहनत होती रही वहां पर, और हम लोग अवाम के दरमियान में रहे। हमारे पार्टी का जो मैसेजिंग है, पार्टी का जो प्रोग्राम है, और हमारा जो पार्लियामेंट में हो, असेंबली में हो, जनता में हो, हम लोग कंसिस्टेंटली एक बात करते हैं, तो जाहिर है उसका अवाम के दिलों पर असर होता है। सर, संभाजीनगर, मालेगांव, अमरावती, नांदेड़ में आपको अच्छी कामयाबी मिली। क्या ये माना जाए कि महाराष्ट्र में मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी हो गए? नहीं, मैं शुरू से यही कह रहा हूं कि मैं मुसलमानों का नेता नहीं हूं, ना मैं कोई बनना चाह रहा हूं। हाँ, हमारी पार्टी की पूरी कोशिश यही है कि हम नेता को बनाएं, और इंशाअल्लाह ताला एक नहीं, ऐसे 100 की तादाद में जमीनी सतह से नेता हमारी पार्टी से बनेंगे, बन रहे हैं, और वही फ्यूचर को मुस्तकबिल में आगे जाकर लीडरशिप का रोल निभाएंगे। सर, इस बार मराठवाड़ा में, पश्चिम महाराष्ट्र में, मुंबई जैसे शहरों इलाकों में आपकी मजबूती हुई, इसके पीछे वजह क्या रही? क्या आप बार बार अपनी मेहनत और अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत की दलील दे रहे हैं, जो सियासी सूरत हाल जो बनी चुनाव के दौरान, आप उसको भी वजह मानते हैं या नहीं मानते हैं? क्या सियासी सूरत हाल? सियासी सूरत हाल तो बदल ही नहीं रही देश में, एक ही सूरत हाल है। उसमें तो उससे क्या करना है? अगर आप इलेक्शन से पहले काम नहीं करेंगे, इलेक्शन कैंपेन अगर आप दिन रात एक नहीं करेंगे, इंटेंसिव कैंपेन नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर औरंगाबाद में एक हमारे जो पार्टी के अपोनेंट्स है, एक माहौल बनाने की कोशिश किए, और पूरा माहौल उन्हीं को शिकस्त हुई। तो जब तक आप जाएंगे नहीं और
दूसरी पार्टियों के गलतियों का फायदा नहीं उठाएंगे तो फिर कैसा होगा। अबू आजमी के इलाके मानखुर्द में भी आप जीते हैं। हाँ, वहां पर 8 में से शिवाजी मानखुर्द में 8 प्रभाग थे, उसमें से 6 हम लोग कामयाबी हासिल करे। और मैं इसका क्रेडिट देता हूं जनाब अहमद बलाला साहब जो वहां के ऑब्जर्वर थे, और वहां के हमारे अतीक साहब जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अच्छे उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया। और मैं सलाम करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं वहां की जनता को कि उन्होंने बड़े ही बेपनाह मोहब्बत के जरिए हमको वहां पे कामयाब किया। बल्कि एक उबाले साहब हमारे दलित उम्मीदवार भी वहां से कामयाब हुए। सर, क्या बीएमसी मेयर चुनाव में आप बीजेपी को समर्थन देंगे? देखिए प्रमोद साहब, ये हो ही नहीं सकता। समंदर के 2 किनारे कभी एक नहीं हो सकते। एक हमारे अकोट से 5 कॉर्पोरेटर जीते थे, उनको हमने वार्न किया था। पहले उन्होंने हमसे कहा कि गुट बनाते हैं, उनको नहीं मालूम था कि बीजेपी है, तो हमने उनसे कहा कि फौरन जाकर आप आपके म्युनिसिपल कमिश्नर लेटर दीजिए, उस ग्रुप से बाहर निकलिए। उन्हें लेटर दिया। बाद में मालूम हुआ कि बीजेपी नेता के बेटे को उन्होंने कोऑप्शन में तायद की, तो इम्तियाज जलील साहब ने उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया। और अगर कोई भी, चाहे बीजेपी हो, एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार हो, इनके साथ जाएंगे तो पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी। हम नहीं जा सकते उनके साथ। सर, आप बार बार इस बात का विरोध करते हैं कि आप पे आरोप लगता रहा है चुनाव के दौरान, और लगातार लग रहा है, चाहे आप बिहार में लड़ें, चाहे आप गुजरात में लड़ें, चाहे आप झारखंड में लड़ें, चाहे महाराष्ट्र में लड़ें, कि बीजेपी के साथ आपका कहीं न कहीं मैच फिक्स होता है। उस पर आप हमेशा उसकी मुखालफत करते आए हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ सियासी पार्टियां या आपके विरोधी ये नैरेशन बिल्ड करने में लग गए हैं, और कहीं न कहीं मुस्लिम जो माइनॉरिटी भी है वो भी कहीं न कहीं कुछ लोग हद तो ये हो गई कि मेरे वालिद वालदा ने मुझे बड़ी तरबियत दी, पढ़ाया लिखाया, और अल्लाह का बहुत बड़ा करम रहा। तो मेरी बारेट लॉ की डिग्री लिंकन जिन से किया। तो कोई एक महाशय बोल रहे हैं कि वहां पर वो शख्स भी बारेट लॉ की डिग्री लिया था, तो ओवैसी वहीं पे चला गया, तो इसलिए राजनीति उसकी ऐसी है। यानी इतने अहमक हैं कि उनको ये नहीं मालूम कि भारत के कई बड़े बड़े जजेस, पॉलिटिशियंस भी लिंकन जिन से बारेट लॉ की डिग्री लिए। और मैं तो कोई ऐसा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, और मेरे स्कूल में जो मेरे साथी थे या कॉलेजेस में वो इस बात को बताएंगे, मगर बड़ी मेहनत से जुस्तजू करके तकालीफ उठाकर हम अपनी तालीम का सफर मुकम्मल किए, तो उस पर भी उंगली उठा रहे हैं। तो अब नहीं मालूम। देखिए, मैं तो कोई कंपटीशन में नहीं हूं कि मुझे पसंद करे। आप मुझसे नफरत करते, अल्लाह आपकी नफरत आपको मुबारक करे। मैं चुनाव लड़ूंगा, और इनके इस तरह की बकवास, झूठे इल्जामात इस बात का पैगाम देती है कि मैं जो कर रहा हूं मैं उसमें कामयाब हो रहा हूं। और ये लोग ऐसे मिजाज के लोग हैं जो ये देख रहे हैं कि अंग्रेजी का शब्द है कि इनको लग रहा है कि पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम पूरा डिस्टर्ब हो गया एमआईएम और ओवैसी से। हम पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। आप जो बरसों से चौधराहट करके जो मुस्लिम समाज का, दलित समाज का नुकसान कर रहे हैं, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। और अगर ये जो इल्जाम लगाने वालों को तकलीफ इस बात की है कि वो घर बैठकर राजनीति करते थे और सौदेबाजी करते थे, ये एजेंट हैं, ब्रोकरी का काम करते थे, हम इनकी दुकानों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये जो इल्जाम लगाते हैं, इनका जमीन पे 1 पैसा कनेक्शन नहीं है लोगों का। ना उनमें इतनी हिम्मत है कि विधानसभा हो या पार्लियामेंट में हो, खड़े होकर खुलकर बीजेपी की मुखालिफत भी करे और सच्चाई को बयान करे। वो नहीं कर सकते लोग। सर, सवाल उसमें ये था कि आपका जो बेसिक वोट बैंक है मुस्लिम कम्युनिटी, उसमें ये नरेशन होता जा रहा है, बनता जा रहा है। कुछ लोग, एक तबका मानता जा रहा है कि आप बीजेपी के साथ। अरे छोड़िए ना, कितने लोग हैं मैंने नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। जनता वोट डाल रही है, हमको कामयाब कर रही है। आपने हमारे 4 विधायक को तोड़ लिया बिहार में, वो क्या गांधीयन काम था? इतनी बेशर्मी है लोगों में कि तुम जब तोड़ते तो तुम्हारा तोड़ना बड़ा नेक काम है, और वही काम महाराष्ट्र में हो गया। शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए,
एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार के एमएलए भाग गए, मध्य प्रदेश में भाग गए, तो आपने आसमान को सर पे उठा लिया। यही इन लोगों की मुनाफिकत है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हिपोक्रेसी है। ये दोहरा रवैया है इनका। आप 4 तोड़े हमारे, माशाल्लाह से हम दोबारा जीते, और फिर जो हमारे विधायक थे कोचादामन के, जिनको आपने टिकट नहीं दिया, उनको इस्तेमाल किया, मैं उनके घर गया और जाकर उनको वापस ले आया, हाजी साहब को मैं। सर, इन चुनाव में कई ऐसी बातें उठी जिससे आप किनारा करते रहे हैं या आपकी पार्टी को वो चीज तकलीफ भी दे चुकी है। 15 मिनट और बुर्का, क्या इन सब चीजों को अरे प्रमोद साहब, आपकी बिरादरी चलाती है न्यूज। मैं हमें बोला क्या प्रमोद साहब चलाओ बोल के कभी आपको कोई चीज? कभी आप मैं किसी को बोला कि कभी नहीं बोलूंगा मैं। हम अपने विधानसभा चुनाव में नीचे पुलिस ठहरी हुई थी, और एक विधानसभा में वहां उन्होंने घड़ी बताया हमको, ऐसा बताया कि सर 15 मिनट, मतलब बोल रहे हैं 15 मिनट, और उसी के दूसरे दिन हम क्या देख रहे हैं कि पूरे हमारे मीडिया के हजरात उसको इशू बना दिए। अब चुनाव जो हुए 15 तारीख को हुए, मैंने कहा देखो ये बोलते थे 15 को चुनाव हुए, अब इसमें मैं क्या करूं? बुरखे की बात आप कर रहे हैं, कौन इशू बनाया? ये तो देवेंद्र फडणवीस बनाए, उन्होंने कहना शुरू कर दिया, मैं तो बोला ही नहीं। हां, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं, पिछले 2 साल से कह रहा हूं कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है, मेरा ख्वाब है कि एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली लड़की होनी चाहिए। अगर ये मैं बोल रहा हूं तो इसमें कौन सा गुनाह है? क्या हम ख्वाब नहीं देख सकते? क्या हम उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश नहीं कर सकते? क्या भारत का संविधान हमको इस बात से रोकता है? नहीं रोकता है। यही तो हम ये कह रहे हैं कि ख्वाब देखो, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुत्तहिद रहो, काम करो। तो इसमें अगर कोई तकलीफ, किसी के पेट में दर्द हो रही है, तो भाई आप तो पाकिस्तान की जबान में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के संविधान में मजहब के बुनियाद के ऊपर कोई उनका प्रधानमंत्री या उनका राष्ट्रपति बन सकता है। हमारा संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने, कोई बन सकता है अगर उसकी उम्र हो और वो मेंटल ना हो, अनसाउंड माइंड का ना हो, तो बिल्कुल है। क्या है इसमें बुरी बात? क्या है? आपको नहीं लगता कि आपके इस बयान के बाद कुछ हिंदुस्तान में इस्लाम के पैरोकार और ठेकेदार, या फिर कहें जिनकी आप भी कहीं ना कहीं इज्जत करते हैं, वो लोग बुरा माने होंगे? क्यों? क्या बुरा मानने क्या है? बुरा मानने क्या है भाई? अगर कोई हिजाब पहनने वाली लड़की बनेगी प्रधानमंत्री तो उसमें बुरी बात क्या है? आप इसमें बुरी बात क्या है? संविधान तो इजाजत देता है ना, बिल्कुल भी इजाजत दे सकता है। और अगर ऐसा अल्लाह करे कि मेरी जिंदगी में वो दिन देखो, नहीं, मेरी जिंदगी के बाद होगा, कभी ना कोई तो होगा इंशाल्लाह एक दिन। इन चुनाव में आपकी पार्टी पे एक मुहर है कि मुस्लिम पार्टी है, लेकिन इन चुनाव में कुछ हिंदू कम्युनिटी के लोग भी जीत के आए हैं। तो क्या अब ये लगता है कि ये समय आ गया है कि लोग एमआईएम को मुस्लिमों की पार्टी न समझ के? प्रमोद साहब, अगर कोई मजहब का चश्मा लगाकर एमआईएम पार्टी को देख रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नाम में सर नहीं, नाम देखिए, नहीं, नाम तो एक पार्टी का नाम जनसंघ भी था, एक पार्टी का नाम अभी शिवसेना है, एक पार्टी का नाम तेलुगु देशम है, एक पार्टी का नाम अकाली दल है, कई पार्टी के नाम है। हम जिस जगह पर बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं प्रमोद साहब, आपको 40 मिनट इंतजार करना पड़ा यहां पर। क्यों? क्योंकि बाहर आवाम आई हुई थी, जनता हमसे काम करा रही थी। आप देख सकते हैं वहां पर, अगर वहां पर 300 लोग खड़े हुए हैं तो कम से कम 100 से ज्यादा तो हमारे हिंदू भाई बहन खड़े हुए हैं। तो काम करना है, सबका काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर आपसे पूछा जाता है और आप सही से जवाब नहीं देते, जो दीगर पार्टियों में, दूसरी पार्टियों में जो मुस्लिम लीडर है, उनसे आपको क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है मेरे को, बिल्कुल नहीं है तकलीफ। क्यों तकलीफ होगी? आपको नहीं, उनको क्या तकलीफ है? क्योंकि हमने बहुत सारे अरे भाई देखिए, अगर मेरे पेट में दर्द होगा तो मैं दवा खाऊंगा ना, उनके पेट दर्द तो मैं दवा कहां दूंगा उनको? जिसके पेट में दर्द उसको अजमान, उनको मेरे से तकलीफ है, मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास उनका इलाज नहीं है। मैं तो उनको बड़े अदब के दायरे में कभी मिले तो उनको सलाम वालेकुम भी बोल देता हूं मैं, वो मुझे कभी बोले वालेकुम सलाम बोल भी देते हैं मुझे, और कभी मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी पार्टी का काम मुझे करना है, मुझे उनसे
क्या करना है, पार्टी का काम मुझसे कर रहे हैं। हाँ, चुनाव के दौरान में अगर आप तनकीद करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे तो हम जवाब देंगे। आप झूठ बोलेंगे तो हम सच्चाई को बयान करेंगे। अगर कोई समझ रहा है कि झूठ और लफाजी और मंतिक के जरिए कुछ बोलेगा तो हम भी बोल सकते, बहुत बोल सकते। सर, आपकी पार्टी कई राष्ट्रीय पार्टियों से ज्यादा दखल रखती है। अगर ये देखा जाए कि चुनाव के मामले में आप बहुत सारे स्टेट में चुनाव लड़ते हैं और जीत कर भी आते हैं, तो आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की तरफ बढ़ी है और उसके लिए कोई रोड मैप है? अभी तो हम पार्टी को एक्सपैंड कर रहे हैं। पार्टी कई प्रदेशों में जाकर इलेक्शन लड़ रही है और भी लड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं, और फिर इलेक्शन लड़े तो जीतने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त तो ये कोशिश हमारी जारी है। अब आगे देखिए क्या होता है। आप एक सवाल से लगातार जवाब से बच रहे हैं। मैं फिर से आपसे ना, वो बंगाल का पूछेंगे आप। बंगाल अरे लड़ रहे हैं क्या? अरे, आदिल हसन साहब से बात होगी, अख्तरुल ईमान साहब से बात होगी, बिहार अध्यक्ष एमएलए हैं। तौसीफ आलम साहब जो सीनियर 4 मरतबा का विधायक है, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बंगाल से सटी भी है। फिर हमारे मुर्शिद आलम साहब जो कि हार्ट के हैं, ये इन सब से हमारे और भी 2 विधायक हैं, उन सब से बात होगी। बात होके देखेंगे, डिसाइड करेंगे। चुनाव मन तो बना ही लिया होगा कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। देखिए, चुनाव लड़ने में जितना मजा हमको आता है शायद किसी को भी नहीं आता होगा। ऐसा हमको तो ऐसा लगता है कि पत्ते क्यों नहीं खोल रहे? अरे, सही वक्त पे सही फैसला लेंगे। अब इतना हर चीज को अगर हर पार्टी के फैसले को मीडिया के सवाल में जवाब दे देंगे तो पार्टी सच नहीं होगा। पड़ोस का ही बता दीजिए, तमिलनाडु का ही बता दीजिए। अरे, पड़ोस का हो या दूर का हो या करीब का हो, सही वक्त पे बताएंगे आपको। सर, कैबिनेट ने परसों डिसाइड भी किया है, तेलंगाना कैबिनेट ने, कि म्युनिसिपल इलेक्शन जल्द से जल्द कराया जाए। फरवरी तक कराने की बात आ रही है सामने। उससे पहले कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिस पर एमआईएम पे आरोप लग रहा है कि रोहिंग्याज की संख्या यहाँ ज्यादा है। इल्जाम कौन लगा रहा, बोलिए आप। कुछ वकील हैं, कुछ लीगल सेल के बीजेपी ने, हाँ, नाम लीजिए ना पार्टी का। पिटीशन तक फाइल किया है कोर्ट में, क्या कि रोहिंग्याज का इशू बहुत बड़ा है और यहाँ पे कोई मौजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, देखिए, अगर कोई उनके पास प्रूफ है, आप पेश कर दिए, उनका नाम निकलवा दीजिए ना। ये बीजेपी का प्लेबुक है। बिहार में जाकर घुसपैठी बोले, कितना फॉर्म 7 डाले, एक फॉर्म 7 नहीं डाले उन्होंने सीमांचल में, और सीमांचल को आपने बदनाम कर दिया या बदनाम करने की कोशिश की वहां जनता को। अभी भी आप कहने आप लाइए, आप एसआईआर होगा तेलंगाना में, 7 फॉर्म 7 डालिए, कौन रोक रहा है आपको भाई? आप अच्छा, अगर यहां पर है यहां पर, मैं नहीं कह रहा हूं, उनका नाम अगर वोटर लिस्ट में है, आप निकलवाइए। और तीसरा, अगर उनके पास यूएनएचसीआर का कार्ड है तो आपको देख लीजिए। मगर इससे पूरे शहर को क्यों बदनाम कर रहे हैं आप? सबक हासिल नहीं करे। इससे पहले किसी ने, उनके नेता ने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, देखा सर्जिकल स्ट्राइक निकल गया, टाइम हो गया पूरा वो। तो ये आप इसको इशू बनाकर एक समुदाय को बदनाम करना, एक शहर के एक हिस्से को बदनाम करना, ये तो ठीक नहीं लगता ना। ये तो जनता देख रही है उसको। सर, आज की एक बड़ी खबर है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की कमान युवा हाथों में दिया गया है। प्रधानमंत्री ने भी काफी तारीफ की और नितिन नवीन को बनाया गया। आप इसको कैसे देखते हैं? अरे, उनके पार्टी का फैसला है, मैं क्या तबसरा करूंगा उस पर? नहीं, सबसे ज्यादा बीजेपी पे करते हैं। हाँ, तो करते हैं अटैक। हाँ, अटैक करते हैं। वो उनकी पार्टी ने किसी को बनाया है तो आगे क्या उम्मीद? अरे, देखेंगे उनको। अरे, आप लोग उसका ऐसा बड़ा इशू बना रहे। अरे, उससे क्या बड़ा इशू है वो? इशू तो ये है कि बालासोर में एक और मुसलमान मॉब लिंचिंग हो गई। इशू तो यह है कि एक यूपी में एक घर में लोग नमाज पढ़ रहे तो केस बुक कर रहे थे। माने, अगर सिर्फ मुसलमान समाज ही नमाज पढ़ता है, दूसरा समाज कुछ भी कर ले, फिक्र नहीं है बीजेपी सरकार को। ये मुद्दा होना चाहिए। बेरोजगारी आसमान पे है। आज फिर प्रधानमंत्री ने बोला है कि आगे हमें हर चुनौती का पूरे समर्थ से सामना करना है। आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती घुसपैठियों की है।
दुनिया के समर्थ में देश भी अपने देश में घुसपैठी है, उनकी जांच कर रहे हैं। 11 साल से बीजेपी की सरकार है। आप इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की फेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, आप क्रिकेट बांग्लादेश की क्रिकेट टीम यहां पर आने से पीछे हट रही है। हमारे बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी हमारे लिए ठीक नहीं है। ट्रंप हमसे कह रहा है कि मोदी जी ने सर और प्लीज कहा। ट्रंप का नुमाइंदा कह रहा है कि मोदी जी फोन नहीं किए इसलिए ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। हाँ, और चीन को हम बोल रहे हैं कि भारत में आकर इन्वेस्टमेंट करो। वो चीन जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की पूरी मदद किया, हथियारों से, सैटेलाइट इमेजेस से, पूरे टेक्नोलॉजी दिया, ये इसके बारे में कौन जवाब देगा? दिल्ली में पोल्यूशन उरूज पर है। हाँ, इस पे आप बात ही नहीं करना चाह रहे। सर, एक लोकल इशू है। आज सुबह काफी सियासी पारा गर्म हो गया तेलंगाना में। कल एक एक्स मिनिस्टर हैं हरीश राव को नोटिस दिया फोन टैपिंग में। आज सुबह उन लोगों ने तमाम तरह के आरोप लगाए कांग्रेस सरकार पे। नोटिस दिया, जवाब दीजिए उसका वकील से, जवाब दीजिए वकील से। वो वेंडेटा पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स। अब वो भाई नोटिस दिया, जवाब दीजिए ना। आप वकील से जवाब दे दीजिए उसको। आपके समझ नहीं, नोटिस नहीं, नोटिस क्या है वो ये तो बोलिए। फोन टैपिंग नहीं, नोटिस क्या है? एक्यूज की है, एज एन एक्यूज बनाया उनको, या फिर उनको पूछताछ करना चाह रहे हैं? अगर वो अपने लॉयर से मशवरा कर लें, हाईकोर्ट चले जाइए, चलिए आप, उसमें क्या है? लीगल प्रोसेस का अगर वो किसी BNSS सेक्शन के तहत दे रहे हैं तो आप लीगल कार्रवाई करिए। आप अपना तो आप स्टेटमेंट दे चुके हैं ना। लेकिन BRS की तरफ से कहा जा रहा है कि मौजूदा सरकार वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत ऐसी कार्यवाहियां कर रही है। उस पर आपका क्या कहना है? भाई नोटिस दिए हैं, नोटिस का जवाब दे दीजिए आप, खत्म हो गया। या तो आप कोर्ट को जाइए, आपके ने पूरा लीगल ऑप्शंस हैं, आप लीगल ऑप्शंस को पूरा इस्तेमाल करिए। पॉलिटिकल आपने तो बात कर दी पॉलिटिकल, आपने अब आप लीगल ही करिए, लीगल करिए आप। सर, एक सवाल और है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में नेतृत्व यूथ को दिया जा रहा है। आपकी पार्टी में भी नेतृत्व यूथ में हर जगह यूथ ही है भाई। देखिए, आप बीजेपी पार्टी की बात कर रहे हैं। भारत देश पूरे विश्व में एक ही देश है जिसका डेमोग्राफिक डिविडेंड जो इसको बोलते हैं, जिस देश की 60% आबादी 40 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। उनको रोजगार नहीं है, उनके पास स्किल्स नहीं दे रही है सरकार, उनको सही राह नहीं दिखा रही है, और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड और 20 साल रहेगा। इनके लिए क्या कर रहे हैं मोदी सरकार, ये बोलिए। आप देख लीजिए, आपकी पार्टी के लिए आप जो है कर रहे हैं, मगर वो जो देश का नौजवान जो 40 साल से कम उम्र है, अरे भाई 18 साल से लेकर 30 साल के दरमियान में 50% की आबादी है इस देश में, 133 करोड़ का देश। उनके लिए क्या हो रहा है बताइए? उनके लिए कब होगा? क्योंकि वो हम उस देश का वही तबका, वही लोग हमारे देश का फ्यूचर है। उन्हीं के कंधों पर भारत का अच्छा मुस्तकबिल बन सकता है, मगर आप उनके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। उनके बारे में क्या हो रहा बता दीजिए देश को।